जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप हमारा ही फार्म देख रहे हैं। ये लसानी असील फार्म ही है, लेकिन इसकी लुक चेंज हो चुकी है क्योंकि इसके ऊपर ये सारी शीट्स डल चुकी हैं, चादरें डल चुकी हैं। इसको हमने कवर कर दिया है। दोस्तों आपको पता है जैसे कि पीछे 3-4 साल में जो आप हमारे व्लॉग्स देखते रहे हैं, उसमें गर्मियों में हम कच्चे कच्चे काम करते रहे हैं। कभी हमने शापर डाला, काने टाने डाले और कच्ची छतें बना ली। गर्मी आई तो कभी हमने गर्मी आई तो ये किया कि यूनियोर की शीट्स ले ली, ठीक है, या यूनिसेफ की शीट्स लेके हमने उनसे गुजारा चलाया। लेकिन नतीजा हमने ये निकाला है कि वो सारे कच्चे काम थे। गर्मियों के लिए पक्का और बेहतरीन काम ये है कि आप एक मज़बूत छत बनाएं जिसकी स्लोप हो, जिसके ऊपर से पानी निकल सके। अब इसको हमने उठा के, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ये उठा के क्यों लगाया? पीछे से ये ऊंचा है, आगे से ये ढलवान में है। अच्छा, ये भी पक्का नहीं हुआ। ये जो आपको गैप शेप नज़र आ रहा है, यहाँ एक लेंथ लगनी है। थोड़ी हमारी पैमाइशें आगे पीछे हो गई थी क्योंकि जिस आइडिया पे हमने काम शुरू किया था, बाद में वो आइडिया चेंज हो गया। पहले आइडिया ये था कि एक एक चादर पीछे तक लगेगी उस पाइप तक। बाद में जहन ने ये कहा कि चादरें आगे भी डाल लेनी चाहिए, एक एक चादर डलेगी, इसको कवर करके ऊपर शापर डालेंगे, कोई भूसा शूसा या कुछ इस तरह की चीज़, पराली वगैरह डाल के उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे और उसको लेप करवा देंगे। तो ये चादरें ठंडी हो जाएंगी, गर्मियाँ हमारी बड़ी अच्छी गुजरेंगी इंशाल्लाह। उधर से हम एक आधा कूलर चला देंगे, बस ये खाने ठंडे रखेगा। डायरेक्ट मुर्गों को हवा नहीं पड़ेगी, लेकिन अंदर का टेम्परेचर जो होगा वो हमारा कंट्रोल होगा। और बाकी इधर से हवा शवा जो है बेहतरीन अभी भी पड़ रही है। आप दरख्त को, इसके पत्तों को हिलता हुआ देख सकते हैं, ये भी हिल रहा है। और जब जैसे ही हवा का झोंका आता है तो ये पत्ते हिलते हैं, पता लगता है कि अंदर से हवा घूम रही है। तो ये एक तो थोड़ा सा काम हुआ है। और दूसरा ये है कि ये अंदर वाली पार्टीशंस लग गई हैं, ये दरवाजे लग गए हैं जो हमने ये अंदर वाली छड़ियाँ बनाई थी। ये मैं आपको पुराने वाला फार्म दिखा रहा हूँ, नए वाले फार्म की अभी मैं आपको फुटेज नहीं दिखा रहा। इसमें मैंने आपको शायद पहले किसी व्लॉग में दिखाया हो, हाँ एक व्लॉग में मैंने आपको शायद दिखाया था जब बच्चे निकले थे। ये जनाब काले अदलके का जो पट्ठा है, 2 टाइम विनर, ये उसके बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। सावे अदलके की पट्टी के साथ जो पट्टी इश्तियाक भाई से हमने वापस मंगवाई थी, ये उस पट्टी के बच्चे हैं। 5-6 अंडे तकरीबन हमने इस मादी के नीचे रखे थे। मादी ने शायद टोटल 8 उतारे थे कि 9, तो 6 अंडे जब हुए थे तो मैंने मादी बिठा दी थी, जिनमें से एक अंडा खाली निकला या शायद इस मादी ने तोड़ के मार दिया, मुझे याद नहीं। 5 बच्चे हैच हुए हैं। एक तो ये। दूसरी जनाब प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं क्या है। दूसरी प्रोग्रेस ये है जनाब, ये इसी मुर्गे के काले अदलके का जो पट्ठा है सरगोदे वाला, इब्रार खालिद भाई से जो वापस आया था, ये उसी मुर्ग के बच्चे निकले हैं बड़ी किली ताजी मादी के साथ। ये जनाब 7 बच्चे निकले हैं। मादी ने टोटल अंडे दिए थे 8, जिनमें से बच्चे निकले 7। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि दलिए पे जो चूज़ा पल रहा होता है वो शुरू में थोड़े से अपने जिस्म से पर थोड़े से लंबे कर जाता है। दलिए में पालने वाले बच्चों के अक्सर आपने हमारे पास देखा होगा, हमने पर काटे हुए होते हैं, क्योंकि ये बच्चा मोटा होकर नहीं पलता। ये टोटल हैवी प्रोटीन खा के नहीं पलता। ये कार्ब्स भी खाता है, फैट भी खाता है, प्रोटीन भी खाता है। ये सारी इसकी एक कंप्लीट डाइट होती है। तो उसमें ये होता है कि ये जब आप इसको ज़्यादा प्रोटीन नहीं देते, क्योंकि प्रोटीन बाद में जिगर और गुर्दे ख़राब कर देती है। बस इसी वजह से चूज़ा जो है हम इस नेचुरल और देसी खुराक के ऊपर जो हम खुद बनाते हैं मुख्तलिफ अज्जा से, इसी के ऊपर पालते हैं। इससे पलने वाला चूचा दोस्तों इंतहाई माशाल्लाह एक्टिव, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना और चलता फिरता। शुरू में कुछ 15-20-25 दिन आपको थोड़ा सा चूज़ा पतला महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे ही चूज़ा 2-2.5-3 महीने क्रॉस करता है फिर वो आपको असल मौज दिखाता है। जैसे अब आप ये बच्चे देख लेंगे, टॉर्च से डरेंगे, थोड़ा सा मोबाइल की टॉर्च ऑन है क्योंकि शेड बन गया, तो शेड में अंधेरा सा, अभी लाइटिंग नहीं हुई हुई। तो ये बच्चे अब देखें डेंजरस के बच्चे हैं। ये ज़्यादा थे, हमने 7-7 कार्गो किए हैं लोगों के। तो आप चेक करें कि ये बच्चे माशाल्लाह किस तरह चुस्त, एक्टिव, फिट हैं, लेकिन ये मोटे नहीं नज़र आएंगे आपको। इसी तरीके से यहाँ पर 2 लासानी बच्चे हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 नहीं थे, ये जनाब 3 थे, जिनमें से एक बच्चा हमने सैयद अहमद भाई हैं उधर से कराची से, उनको जनाब सैयद अहमद नकवी, उनको हमने एक बच्चा कार्गो करवा दिया। और कुछ और दोस्तों की बुकिंग्स हैं हमारे पास, तो हमने उनको भी देने हैं।
तो इंशाल्लाह देंगे। तो इस तरीके से बच्चा माशाल्लाह देखें पाल रहा है, और जितना बच्चा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल निकला है वो सारा का सारा सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना पाल रहा है। तो एक तो ये अपडेट्स हैं थोड़ी सी चूज़ों के हवाले से। बात फिर आगे पलाई पे चली जाती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना क्रेज़ है चूज़ा पालने का। चूज़े की पलाई के हवाले से मैं बड़ा क्रेज़ी हूँ, तो मैं हमेशा ये चाह रहा होता हूँ कि चूज़े की पलाई के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि चूज़ा कैसा पाल रहा है, कितना निकला है, कितना पाला जा रहा है। भाई इनकी भूख का टाइम है तो ये शोर कर रहे हैं। तो ये जनाब हमारे केजेस इस तरह हो गए हैं, और दूसरे फार्म की भी हमने चादरें मंगवा ली हैं। और ये जनाब हमारी ओवरऑल अभी फ़िलहाल लुक बनी हुई है। अब ये कुछ चादरें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह इनको करना है अब सारा। यहाँ पे फ़िलहाल तो रोल मची हुई है, गंद को अपने अवॉइड करना है, क्योंकि सामान पड़ा होता है, सफाई नहीं हो सकती। अभी मैंने लड़कों को मैंने कहा यार सफाई करो, बहुत मट्टी और पत्ते हो गए हैं, ट्रालियाँ मिट्टी की आती रही हैं, मट्टी अंदर जाती रही है, तो जो बाहर गिरी है इससे कचरा बन गया, काफ़ी गंद बन गया, दरख्तों के पत्ते गिरे हैं, इसको सफाई करते हैं। ये भी दोस्तों सारा हमने कवर कर देना है, ये छोटे खुडे शुडे भी कवर हो जाने हैं। इस जंगले को हम काट लेंगे, इस दीवार के ऊपर पूरी दीवार आ जाएगी। साइड पे हमारी दीवार है, पीछे दीवार है, फ्रंट पे हम एक दीवार लगाएंगे। यूँ फ्रंट पे हमारी दीवार लगेगी जो इसको आके टच करेगी, सेंटर में हमारा दरवाज़ा आएगा, ये एक कमरा बन जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह दलिए का और दाने का काम है, और जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमें अपनी मशीनें लगानी पड़ी हैं। पहले हम बाहर से पिसाई करवाते थे, अब हम बाहर से पिसाई नहीं करवा सकते थे, उसकी बहुत सारी मुसीबत थी। दाना पहले गाड़ी में लोड करना, फिर लेकर जाना, फिर पिसाई काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी। 20-30 रुपये 40 रुपये किलो पिसाई पड़ जाती थी सिर्फ ग्राइंड करवाने के। और फिर जो है मिक्सिंग का प्रॉब्लम था कि नीचे शीट्स बिछा कर मिक्स करते थे, तो फिर ज़मीन से जो है वो बंदा जितनी मर्ज़ी सफाई रख ले, आप जब ब्रांड बन जाते हैं तो फिर आपके काम भी ब्रांड्स वाले होने चाहिए। तो फिर भाई हमने एक मिक्सर ले लिया है जो कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ी कैपेसिटी रखता है, और ये सब आप दोस्तों भाइयों की दुआएं हैं। ये जनाब बहुत ही आला क्वालिटी का मैंने एक मिक्सर लिया है, और इंशाल्लाह ताला ये हमने जनाब स्टील की बॉडी में लिया है, और इसमें जनाब काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेड मोटर लगी हुई है। और ये भी जो है इसके साथ भी आप मोटर चेक करें, यानी आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह तगड़ा सा काम किया है। और इधर आज इनके बस अभी इलेक्ट्रीशियन आधा सा काम करके गया है, यहाँ वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लगवाया है इनकी रीडिंग्स देखने के लिए कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने वोल्टेज पे हमने इसको चलाना है। इनके सारे तरीक़ाकार होते हैं, ज़रा सी गलती हो जाए तो फिर मशीनों की मोटरें जलने का ख़तरा होता है। तो इसका वोल्टेज देख के और जो एम्पेयर्स में इसका लोड होता है वो लोड देख कर आपने इसको दाना देना होता है। उसके बाद ये आपको ग्राइंडिंग करके और दलिया बना के देती है। अभी फ़िलहाल इसका कपड़ा लेके आना है। फ़िलहाल अब्बास ने रात को ये तोड़े वगैरह ख़ुद इधर मशीन से, हमारे पास सिलाई वाली मशीन है, सिलाई करके इसका मुंह बनाया, कपड़ा बनाया है। तो क्योंकि इसके ये जो चलते हैं ना, ये सिस्टम होता है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके भी डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे इसका जनाब मुंह खुलता है यूँ, और यूँ खुलती है मशीन ऐसे। और ये जनाब जो इसके आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ब्लेड, ये देख रहे हैं, ये ब्लेड है, और ये इसकी जाली है जिसके ऊपर इसकी पिसाई होती है। तो ये जनाब बड़े हैवी किस्म के लगे हुए हैं और बड़े आला। अच्छा, पहले हमें एक चीज़ शिकायत मौसूल होती थी, एक शिकायत हमारे पास आती थी कि दलिया यार ज़्यादा बारीक है ना, तो वो दोस्तों पिसाई होता था मिसाले वाली मशीन के अंदर, जो मिसाले ग्राइंड करने वाली मशीन होती है ना, उसके अंदर वो ग्राइंड होता था। अब आपकी ये कंप्लेन नहीं आएगी, ये शिकायत नहीं आएगी कि दलिये में पाउडर ज़्यादा है। अब हमारी लग गई है चक्की, तो अब जनाब हम इसको चक्की में कर रहे हैं। तो चक्की वाला जो मैटर है दोस्तों, ये इंशाल्लाह ताला आपको दलिये का साइज़ पसंद आएगा। यार ये बंद, चलो बाद में बंद कर लेंगे, 2 हाथों का जोर मांगता है। तो दोस्तों रात को तकरीबन 250-300 किलो दलिया तैयार किया है, वो सारा ख़त्म हो गया। ये हसन खान का गंदम, मकई वगैरह, बाजरा वगैरह तोड़े आए हुए पड़े हैं। 400 किलो का माल बाकी रह गया। ये खुरतुम पड़ी हुई है, दाने सारे आए हुए पड़े हैं। बस इनको जो है हमने मिक्सर चलना है जैसे ही, बस इसकी ये 3 फेज़ थी, वो सिंगल फेज़ थी, वो चल गई है। अब 3 फेज़ के लिए मैंने फिर 2 लाइनें डलवा के मुकम्मल इसका कनेक्शन करवाया। ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं। 3 फेज़ इसका कनेक्शन, ये तार दोबारा से आई है मीटर से अलग से, तो क्योंकि पहले सिंगल फेज़ आया हुआ था, अब 3 फेज़ जो है वो इधर बिजली हम लेके आए हैं फार्म पे।
तो क्योंकि मोटर 3 फेज़ वाली थी, अर्जेंट मुझे चाहिए थी, तो अर्जेंट में ये था कि सिंगल फेस वाली मोटर मशीन मैंने इधर जो जिस कंपनी से मैंने लिया उनकी रावलपिंडी में 2 ही पीस सिर्फ पड़े हुए थे, जिसमें एक ये था और एक छोटा था। तो हमने ये लिया उनसे पीस, लेकिन इसमें मोटर 3 फेज़ थी, 1 हॉर्स पावर की मोटर है लेकिन 3 फेज़ है। तो फिर खैर मैंने ये ले लिया। तो दोस्तों हमने जनाब ये कर लिया है, बस दुआएं दिया करें, अल्लाह पाक करम करे और खैर करे इंशाल्लाह ताला। अब प्रोडक्शन का मसला नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त भाई हमें ये चीज़ कहते थे यार माल दे दें, जैसे पंजाब पोल्ट्री अदनान भाई कम से कम 1.5 महीना हो गया है, वो जब भी सानी जाता है वहाँ पर कोई मेडिसिन लेने, कोई दवाई या किसी काम से, तो हमेशा अदनान भाई कहते हैं, वहाँ मिसाला हमारा वहाँ जाता है, गाला जाता है, या माल देने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं यार दाना और दलिया भेज दें, कस्टमर खाली वापस जा रहे हैं। तो हम उनको यही कहते हैं। अभी देखें सुबह हमने माल निकाला है, अभी आपके सामने सिर्फ 50 किलो दाना पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है 10-15 किलो दलिया पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर अभी हमने पीछे तैयार किया है, मेरा ख्याल 3-4 तरोड़े आए थे, जिसमें से ये पड़ा हुआ है और शायद ये पीछे मिसाला ही पड़ा हुआ है, नहीं बाजरा पड़ा हुआ है उसमें, तो मेरे ख्याल से यही मिसाला रह गया, मिसाला भी ख़त्म हो गया। तो भाई ये हिसाब है दोस्तों। और मैं इन लड़कों को बता रहा था, अब्बास को बता रहा था, जुनेद भाई मेरे पास आए हैं, दोस्त ही हैं, मेरे काम करते हैं, मैं उनको बता रहा था कि इतनी सी डब्बी थी मेरे पास ओलपर्स के देसी घी वाली, इतनी सी डब्बी से मैंने मिसाला किसी ज़माने में बना के ट्राई करना शुरू किया था। इतनी सी डब्बी से पहला तजर्बा मेरा इतनी सी ओलपर की 200 ग्राम या 250 ग्राम घी वाली डब्बी से शुरू हुआ था दोस्तों। और उससे करते करते मिसाले के तजर्बे करते करते मिकदारें निकालते, परिंदों पर चेक करते, उनको कभी अच्छा चलाते, कभी बुरा चलाते, कभी फ़ायदे कभी नुकसान, कई साल और कितना अरसा मैंने तजर्बे करके इनकी लिमिट्स निकालने के बाद दोस्तों मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मिसाले का एग्जैक्ट फार्मूला क्या है और मिसाले के अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स जो है वो डलते हैं। यानी इतनी सी डब्बी से मैंने 4-5 चीज़ों से ना, ये जो लोग आपको आकर सोशल मीडिया पर कच्चे मिसाले बताते हैं, जिनको मैं कच्चे मिसाले कहता हूँ, क्योंकि मैं तो इस सारे फेस से मिसाल है। अगर कोई कच्ची पक्की या दूसरी क्लास का बच्चा होगा और वो किसी मैट्रिक या FSC वाले या ग्रेजुएट के सामने फनकारियाँ मारेगा, तो वो हंस के यही कहेगा कि भाई मैं सारे फेस से गुजरा हुआ हूँ। तो मैं इनको कच्चे मिसाले इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं सारे फेस से गुजरा हूँ। जो ये बनाकर आपको दिखा रहे या बता रहे होते हैं या डिफरेंट नामों से धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं सारे फेस से गुजरा हूँ। मुझे पता होता है कि किस स्टेज पे जाके क्या होना है, किस स्टेज पे क्या जो है वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स आने हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आने हैं, या जनाब देर बाद में जाके जो है वो इफ़ेक्ट्स आने हैं। तो इसमें 2-3 मसले हैं, याद रख लें। जब मिसाला गलत बन के लग जाता है ना, एक चीज़ ये है कि अगर मिकदार ज़्यादा डल रही है, परिंदा हीट अप हो सकता है। अगर मिकदार गलत है किसी चीज़ की, जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उनमें से मिकदार अगर गलत है, मुतवाज़न नहीं है, यानी मिकदार उस बंदे को पता होगी जैसे, और मिकदार निकालने के लिए पूरा 1 साल का या 1.5 साल का दौरानिया चाहिए एक दफ़ा मिकदार निकालने के लिए। अब मैंने मिकदारें इस तरह निकाली थी कि ज़ाहिर है मेरे पास माल ज़्यादा होता था, तो मैं डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर डिफरेंट तजर्बे करता था। वो आज भी मेरे पास चीज़ें लिखी हुई पड़ी हैं, मेरी एक डायरी है जिसमें मेरे पास आज भी चीज़ें लिखी हुई पड़ी हैं कि मैंने किस किस ग्रुप पर क्या क्या तजर्बा किया, किस ग्रुप पे मैंने आपने वो मूवी देखी होगी जिसका नाम था आई एम लेजेंड, जिसमें पूरे न्यूयॉर्क के अंदर एक वायरस आ जाता है और एक बंदा सिर्फ वहाँ रहता है और वो चूहों के ऊपर तजर्बे करता है और एंटीडोट निकालने की कोशिश करता है। तो मैंने वो मूवी देखी हुई थी, तो कुछ इसी तरह का मेरा ज़हन बना हुआ था कि मैं डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर डिफरेंट तजर्बात करके इसके रिज़ल्ट्स निकालूंगा। तो बस इस तरीके से मैंने डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर डिफरेंट तजर्बे किए। कुछ मुझे तजर्बे कामयाबी की तरफ ले गए और कुछ तजर्बे जो है चूज़ों को बाज़ वक़्त खूनी पेचस भी लगे, बाज़ वक़्त परिंदों ने साबत दाने भी फेंके। डिफरेंट मसाइल मैंने देखे, फिर उनके ऊपर स्टडी की, हर चीज़ की नेचर को, तासीर को, उसके pH को चेक किया, उसकी नेचर को चेक किया, उसकी बेसिक और एसिडिक नेचर और अल्कलाइन नेचर को और एसिडिक नेचर को चेक किया, फिर उनकी नेचर को बैलेंस किया। एक प्रॉपर फार्मूलेशन बनाने में मुझे काफ़ी सारा टाइम लगा। तो अभी जब मैं ये देखता हूँ कि आज मैंने इतनी डिटेल से बात की है, और फिर इन चीज़ों के ऊपर एक बंदे की स्टडी भी होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेंट किसको कहते हैं, ठीक है जी, माइक्रोबाइल किसको कहते हैं। कि माइक्रोबाइल के जिस तरह वायरस होता है, वायरस के लिए एंटीवायरस चाहिए,
बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटी बैक्टीरियल कोई चीज़ चाहिए। इट मे बी नेचुरल और इट मे बिलोंग टू एलोपैथिक ड्रग, तो ये कुछ भी हो सकती है। फिर माइक्रोबाइल क्या होता है, माइक्रोबाइल की टाइप्स क्या होती हैं। दुनिया के तमाम एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबाइल्स हैं, जबकि दुनिया के तमाम एंटी माइक्रोबाइल्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स नहीं हैं, यानी एंटीबायोटिक्स के अलावा भी दुनिया में एंटी माइक्रोबाइल्स पाए जाते हैं। फिर जो एंटी माइक्रोबाइल पाए जाते हैं वो काम क्या करते हैं, उनकी बॉडी में ज़रूरत क्या होती है, उनका काम होता है माइक्रोबाइल को मारना। माइक्रोबाइल क्या होता है इस चीज़ को समझना। फिर उसको मारने के लिए जो आपने देसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है उनकी नेचर क्या है, उनका पीएच क्या है, उनकी दो तरह की जो तासीरें हैं, तर या खुशक होती है, गर्म या ठंडी होती है, इस चीज़ को समझना। तो ये एक पूरी कॉम्बिनेशन है दोस्तों। जब ये 21 इंग्रेडिएंट्स आप मिलाकर पहुँचते हैं, इसके लिए एक डीप स्टडी चाहिए। तो मैं वैसे नहीं हंस देता, मेरा हंसना बिल्कुल ठीक है कि मैं इसलिए हंस देता हूँ। मैं कहता हूँ यार देखो कि बग़ैर किसी चीज़ की स्टडी के, बग़ैर नॉलेज के किस तरीके से हमारे शौकीनों को, ये भी मैंने आपके सामने 6 प्रॉपर्टीज़ में से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन की है कि बॉडी के अंदर। अब मैं अगली आपके साथ बात कर देता हूँ आपकी समझ के लिए कि ऑक्सीडेंट क्या होता है, कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स मूव करते हैं, वो कहीं भी किसी भी बॉडी के ऑर्गन के टिश्यूज़ को और सेल्स को जाकर घेरा डाल के डैमेज कर सकते हैं। इन बॉडी के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल्स, आज़ाद रेडिकल्स घूमने वाले जो होते हैं, इनको ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। और इनको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस इंसर्ट करते हैं। तो इस मिसाले के अंदर आपको ऐसी मिकदार के अंदर कि जिसमें पीएच का भी बैलेंस रखना है, बाकी चीज़ों के साथ मुतवाज़न बनाना है ताकि परिंदा साबत दाना ना फेंके। जिन्होंने कच्चे मिसाले बना कर दिए वो बाद में जाकर कुछ लोगों से पूछते थे कि हम दाने बना कर दे रहे हैं तो हमारे पास साबत दाने की कंप्लेन आ रही है, ये क्या मसला है। तो यही मसला था, परिंदे के पोटे के अंदर का पीएच ही नहीं पता कि वो कितना है, उसकी रीडिंग होती है 3 से 4 रहता है, वो एसिडिक नेचर के करीब रहता है। ठीक है, तो वो जब बेसिक नेचर की चीज़ें कंसनट्रेटेड करके देते थे, उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती थी, तो परिंदे के पोटे के अंदर का जो एसिडिक माहौल होता था उसको कम करते थे, जिसकी वजह से दाना टूटता नहीं था। एसिडिटी उसको तोड़ती है, वो डाइजेस्ट करवाती है, क्रश होता है अंदर। फिर तो ये सारा, ये समझने की बातें हैं। अब ये किसको समझ आएंगी, जिस बंदे की स्टडी होगी, जो समझे। तो मैं हंस देता हूँ अभी भी, कोई बंदा इसको इम्यूनिटी बूस्टर कहता है, कोई स्टमक पाउडर कह रहा है, कोई मिसाला कह रहा है, कोई पता नहीं क्या कह रहा है। ये सारे के सारे लोग दोस्तों, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये धोखा दे रहे हैं। इनमें से किसी बंदे को भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको चंद एक बातें बता रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी फार्मूलेशंस मौजूद हैं, इवन चिक्स ऑर्गेनिक फीड की अगर फार्मूलेशन मौजूद है ना, तो उसमें भी मेरे पास पूरी थ्योरी और पूरी साइंस मौजूद है कि ये किस बेस पे बनाई गई है और इसका रिजल्ट क्यों आ रहा है, इसके ऊपर बच्चा तोड़ जवान किस वजह से हो रहा है, क्यों बच्चे बीमार नहीं होते इसके ऊपर। ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि बच्चा बीमार नहीं होता। अच्छा, आज खैर हम चिक्स ऑर्गेनिक फीड नहीं लगा रहे, आज चूज़ों को जनाब रोटी अंडा लगाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जब कुछ रोटियां बच जाती हैं या अंडे इकट्ठे हो जाते हैं फार्म पे, कुछ अंडे खाने वाले होते हैं, तो फिर हम बीच में गैप से रोटी अंडा चला देते हैं शाम के टाइम पे कभी। तो वैसे इनको दलिया ही चलता है सुबह शाम, या मिक्स दाना चलता है। तो जिस दिन हम देखते हैं कि कोई, क्योंकि इधर लेबर लगी हुई है, रोटियां आती हैं उनकी, तो फिर अंडे जब फालतू पड़े होते हैं तो वो अंडे, वैसे गर्मियों में देसी अंडा खाता कोई नहीं है इधर, वैसे भी लड़के जो हैं ये तो अंडे का सालन इन्हें कहो बना लो तो उनके मथे पे वट आ जाते हैं, ये अंडा खाना पसंद ही नहीं करते, तो ये हांडी शांडी खाते हैं। तो इसलिए फिर हम बीच में ये चला लेते हैं। एक तो उससे चूज़े का वज़न मज़ीद बेहतर हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि चीज़ें हमारी जो यहाँ होती हैं वो ज़ाया भी नहीं होती। तो मैं बता रहा था कि उन फ्री रेडिकल्स को मारने के लिए, ऑक्सीडेंट्स को मारने के लिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स इंसर्ट करते हैं। अब जब आपने एंटीऑक्सीडेंट को इंसर्ट करना है तो एंटीऑक्सीडेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने ये बात समझनी है कि किस तरीके से आपने बॉडी का बैलेंस ख़राब नहीं होने देना, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, गर्माइश ना हो जाए, ठंडक ना हो जाए, एसिडिटी ख़राब ना हो जाए, गट बैलेंस जो है वो इनका वो ख़राब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से जब समझ होगी तब मैनेज हो सकती हैं, वैसे नहीं हो सकती। आ गए हैं भाई दूसरे फार्म पे। इधर माशाल्लाह पौधों ने बहुत मज़ा करवाया है, बहुत प्यारी माशाल्लाह ग्रीनरी हो गई है। अब दोस्तों काम लगा हुआ है, इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ टाइम में उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा।
सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, नवे ज़रिए के साथ हमने पीरों वाले मुर्गे की पट्टी लगाई थी। वो अंडे रखे हुए हैं मादी के नीचे और अंडे भी माशाल्लाह फर्टाइल हुए हैं। कैंडलिंग मैंने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। नवे ज़रिए ने जनाब अंडे फर्टाइल किए हैं। अब मैंने इसके साथ पट्टी लगा दी है लाल बादशाह वाली। ये जनाब पहला अंडा आलम भाई ले गए थे, दूसरा अंडा फिर इसने गैप से आज दिया है, रुक गई थी ना बीच में, तो आज इसने अंडा जनाब खुडे में दिया लेकिन तोड़ के पी गई है। अब इसकी नोक आज थोड़ी सी और काट देंगे ताकि ये मज़ीद अंडे तोड़ के पी ना सके, और इसके खुडे में एक फ्रूट वाली टोकरी लगा देंगे ताकि ये अंडा दे के बाहर निकल आए और नुकसान ना करे, क्योंकि सामने ज़मीन पे पड़ा रहता है तो फिर मादियाँ नुकसान करती हैं। तो ये जनाब जोड़ा लगा हुआ है, ये मादी इसके साथ प्रॉपर जोड़ खा रही है। ज़ाहिर है दूसरी मादी हमने इसीलिए लगाई है कि पहली मादी के अंडे फर्टाइल हुए हैं। नबे ज़ारिया का एक पुराना यही रोला था कि बुत नहीं डालता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पोला 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 इसको थोड़ा थोड़ा गाला दे 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 के आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म की सारी कमियां कमज़ोरियां दूर हो गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बेफ़िक्र हो के, हालांकि देखें क्रीज़ से उठा है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप क्रीज़ से उठा हुआ मुर्गा मादी के साथ डालते हैं, पहली पहली जोड़ खाली निकल आती है, या उस तरीके से बुत नहीं आता मुर्गा। काफ़ी टाइम उसकी बॉडी की एनर्जी जो होती है वो पर वगैरह निकालने में अंदर से सर्फ हो जाती है, तो परिंदे जो है वो बुत बाज़ दफ़ा नहीं डालते, ख़ासकर एजड परिंदे। लेकिन माशाल्लाह पीरों वाले मुर्गे की पट्टी के साथ जो इसने बच्चे निकालने हैं ना दोस्तों, बस मैं कहता हूँ वो पल जाएँ और बड़े हो जाएँ तो यार आप सोचें कि क्या नली की सिर्फ क्या क्वालिटी आनी है कि नवे ज़ारिये की नली और उस मादी की नली, क्या आखिर नली का कम्बिनेशन बनना है। तो वो बहुत सारे दोस्त मेरे से एडवांस में मुझे मांग भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन वो अब देखते हैं कि आगे निकलता क्या हमारे पास बचता क्या है, वो तो बात की बात है। तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक खैर करे। तो ये दूसरा जोड़ा अब हमारा लगा हुआ है, इस पर हम ज़्यादा बोझ नहीं डालते, एक एक मादी लगाते हैं बस। तो पिछले जो बच्चे थे उनमें से मैंने आपको पता है दे दिला दिए थे, एक पट्टी टोटल रुकी है, वो भी हमारे सईद कमाल भाई हैं, उन्होंने बुक करा के रखी हुई है। मैंने उनको कहा था उठा लें, जवान होगी तो फिर मैं दूंगा नहीं, जिस तरह मैंने गुजर शेबी भाई को कहा था उठा लें वरना फिर जवान हो गए तो फिर लाल बादशाह वाला पट्ठा और पट्टी मैं दूंगा नहीं। तो अभी गुजर शेबी भाई भी मुझे काफ़ी टाइम से पाकिस्तान आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अहमद भाई पट्ठा भिजवा दें। मैंने उनको कहा था पट्टी मैं रखूँगा, पट्ठा आपको भेज दूँगा। लेकिन अब सच्ची बात यह है कि हमारे अपने पास नरों की कमी है। तो आज पट्ठा काफ़ी दिन के बाद दोस्तों ये बाहर निकाला हमने लकी के फंसा लेते ही गले च कर क्या रहा है ये। तो ये जी लाल बादशाह का और सावेद ये क्या कर रहा है यार, तो कोई झोले वाली अलामात दे रहा है। लो जी कम पै गया जी, पट्ठे झोला पै गया मेरा ख्याल है दोस्तों। पट्ठे को तो कोई झोले की शिकायत लग रही है मुझे। थोड़ी देर बैठ के इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस तरीके से इसने अपनी गर्दन लहराई है ना, हाँ पट्ठे में झोले की शिकायत है। स्टार्टिंग है अभी, हल्की सी स्टार्टिंग है, लेकिन झोले की शिकायत है। जिस तरह इसने ये देखा, ये देखा गर्दन रखते हुए ना, सर रखते हुए किसी टाइम बैलेंस खो देता है अपना। लो जी गुजर शबी भाई काम हो गया ने, हूँ तो वैसे ही मेरे को नवा बहाना बन गया, पट्टियाँ झोला पै गया। असल में हमारे पास ब्रीडर्स की भी बड़ी कमी है। मैंने भेजना था, ऐसी कोई नीयत नहीं थी मेरी, अल्लाह माफ़ करे। मैं उनको कह चुका था कि काटन नहीं थी, आज काटन मंगवाने थे। ये देखें पट्टे को झोला आ गया। कल परसों में हमने इसको कार्गो करवा देना था, लेकिन अब कुदरती चलो एक वो बन गया। शायद कुदरती तौर पर ये अल्लाह की तरफ से जो है ना, इसने रहना ही हमारे पास है, क्योंकि उन्होंने तो लेके तपाना घसाना ही था, बच्चे तो इसके उतरते नहीं हैं। अब यह है कि उनसे हम मज़ीद इस हवाले से फ्री हो जाएंगे कि एक पट्टे में डैमेज आ गया। इधर जी इस केज में माशाल्लाह दोनों मादियों ने अब अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं। ये जनाब कराची वाला पट्टा है, और आज मुझे दस्ती मैसेज आ जाना है, वो अब्बासी भाई का पता नहीं क्या नाम है उनका, फैज़ान अब्बासी शायद, जिनसे पठाया था, उनका फ़ौरन मैसेज आना है कि अहमद भाई मुझे अंडे भेजें। हैं जी। तो फैज़ान भाई आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस पट्टे की अभी तक हमारे पास ब्रीड नहीं आई, सिर्फ टोटल 2 चूचे आए हैं। जिन मादियों के नीचे बच्चे निकले थे वो मादियाँ देसी हमने ख़रीद के बिठाई थी, उन्होंने हमें खजल किया
बच्चे मार दिए हैं, अंडे तोड़ के पी गई हैं, मार दिए हैं। तो अभी मादियों ने पहली दफ़ा अंडे देने इनके साथ स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये सावेद लक्के की माँ में से जो पट्ठी है काली वो है, और ये साथ लाल बादशाह की और बड़ी किली ताजी की पट्ठी है, ये वाली बड़ी इसका भाई सुहेब भाई के पास है। और ये जनाब लाल बादशाह का पट्ठा है 1.5 लाख वाली मादी की माँ में से, यानी ये पट्ठा और 1.5 लाख वाली मादी आपस में बहन भाई हैं। इन दोनों की माँ सेम है, इनके बाप का डिफरेंस है, उसका बाप काला अदलका और इसका बाप लाल बादशाह। तो पट्ठे को थोड़ा सा कोजा किया, उस मादी ने उसकी नोक पूरी है, लेकिन मैंने इनको कहा खैर अब पर खाती है खाने दो। ये पट्ठा इधर आके दोस्तों ख़राब हो गया था, इसकी पहले नलियों पे रेडनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा, पूरी नलियाँ रेड हो गई थी दोनों, और इसके कानों में से पीप बहने लग गई थी पस। और फिर उसके बाद हमने जब किल्ड वैक्सीन की, छोटे चूज़ों को मैंने की, चूज़ों की छातियाँ नहीं सूझी, लेकिन रमज़ान में मैं कुरान पाक सुना रहा था तो मसरूफ़ होने की वजह से मैंने सानी भाई को कहा कि आप बड़े बड़े मुर्गों को वैक्सीन लगा दें। सानी भाई को और शायद शकील को कहा था और जुनेद था साथ, तो उन लोगों ने वैक्सीन लगाई है। अब सानी ने लगाई है, इंजेक्शन सानी ने लगाए हैं छोटे भाई ने, लेकिन इसकी भी छाती सूज गई, लाल बादशाह की भी छाती सूज गई, कुछ मादियों की भी छातियाँ सूजी हैं, कोई 8-10 परिंदों के अंदर ना स्वेलिंग आई है। तो वो मैंने साहब दोस्तों ये लगाया है कि बड़ी नीडल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने चूज़ों को वैक्सीन वही वाली लगाई, उसी बोतल से लगाई। रिजवान भाई ने भी सेम बोतल, यानी उसी दुकान से उनके पास वैक्सीन गई है, उनकी कोई वो स्वेलिंग वगैरह नहीं आई। हमारे एक दोस्त आमिर भाई रेमियर ख़ान में, उनके पास भी वैक्सीन मैंने लेके भेजी है, कोई उनके पास मसला नहीं आया, उन्होंने भी लगाई है। लेकिन हमारे पास ये जो स्वेलिंग आई है सिर्फ बड़ी 10 सीसी वाली या मेरे ख्याल से 5 सीसी वाली सिरिंज थी, मोटी सिरिंज की वजह से मेरा ख्याल है छाती में स्वेलिंग आई है। मैंने 1 सीसी वाली नीडल के साथ चूज़ों को वैक्सीन की और किसी भी चूज़े के अंदर कोई मसला नहीं आया। और मैंने 1-1 महीने 1.5 महीने वाले बच्चे को भी वैक्सीन लगाई है, 2 माह 2.5 माह 3 माह वालों को भी लगाई है, किसी बच्चे के अंदर कोई स्वेलिंग नहीं आई। और जिन मादियों को, कबूतरी को मैंने लगाई और कुछ परिंदों को मैंने लगाई, जिनको मैं पहले लगा चुका था उन परिंदों में कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं आई, और जिनको सानी भाई ने लगाई उनमें स्वेलिंग आ गई। ठीक है, लौरिये को मैंने लगाई, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं आई, और बस इसको सानी भाई ने लगाई, सावे अदलके को उन्होंने लगाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।